18 अक्टूबर को कौन सी बेनजीर पाकिस्तान वापस आएंगी? पिछले 30 बरसों के 2 मार्शल लॉ, 4 जमहूरी दौर, 2 सदारती रेफरेंडम और कई बदनामे जमाना आईनी तब्दीलियों के साथ साथ मुल्क की कम से कम 2 नस्लें एक नहीं बहुत सी बेनजीरों के साथ जवान हुई हैं। जब जनरल ज़िया के मार्शल के जख्म अभी नए और हरे थे तो बेबस कारकुन बस एहतजाज करती और रोती नुसरत और बेनजीर को देख कर ही जिंदा थे। At the end of the meeting, I said that I'd like to hug my father goodbye. He'd been the president, the prime minister. He'd brought them back from the camps of India. They wouldn't even open the cell doors for me to kiss him goodbye. फिर एक लंबे अरसे तक बेनजीर दबे और दबाए हुए सियासी कारकुनों के लिए एक इम्कान बनी रही, जो 1986 में एक उम्मीद बनकर लाहौर के एयरपोर्ट पर पहुंची। सियासी लोग वो दिन याद करके आज भी कुछ देर को अपना दिल बहला लेते हैं। जनरल ज़िया के 9 साल झेलने के बाद एक मुस्कुराती, हाथ हिलाती बेनजीर जब सड़कों पर निकली थी तो हर एक ने कम से कम एक बार ये जरूर सोचा था कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भुट्टो की तस्वीर बेनजीर के नारों में सियासत में कदम रखने वाली ये वो बेनजीर थी जो फिर से जमहूरियत का दिया जलाने वतन वापस लौटी थी। जनरल ज़िया की अचानक हलाकत के बाद ये उम्मीद और भी जोर पकड़ गई और अब बेनजीर सन 88 की पिन अप रहनुमा बनकर उभरी। एक फौजी रहनुमा तो गया लेकिन फौज वहीं रही और उसी के साये में होने वाले इलेक्शन के नताइज ने बहुत सौ की उम्मीद पर पानी फेर दिया। लेकिन बेनजीर अब आसिफ अली जरदारी के हमरा एक हुक्मरान नजर आई। सिंधी अजरक में हाथ हिलाती बेनजीर की जगह अब एक बहुत ही मोहतात और अपने इमेज से बहुत बाखबर बेनजीर ने ले ली। अब वो वजीर आजम बेनजीर थी। फिर जब पाकिस्तान की तजर्बाकार और हरदम मुतहर्रिक एस्टेब्लिशमेंट ने करवट ली और 88 की कोरी अकीनों को 90 की अमेल्डा मार्कोस बनाकर पेश किया गया तो बहुत से जो मायूस हुए थे और भी मायूस हुए। लेकिन जियालों ने फिर नारा लगाया कि फौज ने चलने नहीं दिया। बेनजीर फिर से सड़कों पर थी और कारकुनों के साथ लॉन्ग मार्च ने फिर से कुछ का दिल गरमाया। आखिर कारकुनों को गलियों में अभी तक सिर्फ एक ही रहनुमा था जो बुला सकता था। 93 के इंतखाब के नताइज के बाद फिर से वो भी जो मायूस हुए थे एक बार उठे और ये उम्मीद लगाई कि बेनजीर तब तक वापस इक़्तिदार में न जाएं जब तक बहुत सी आईनी और इंतखाबी मसाइल का हल न हो जाए। लेकिन वो फिर से मायूस हुए और बेनजीर ने जो अब वजीर आजम बेनजीर के नारों की बाज़गश सुनने की आदी हो चुकी थी फिर से इस्लामाबाद में घर बनाया। ये अजीब दौर था। अब सबने एक ऐसी बेनजीर को देखा जो एक फैमिली फिगर थी। एस्टेब्लिशमेंट से टकराव के तजर्बे की झलक भी नजर आती थी तो खुद एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा भी नजर आती थी। एक तरह के घरेलू इत्मीनान के साथ इंदिरा गांधी की रुद्राक्ष की तरह हाथ में तस्बीह लिए और गोद में बच्चे बिठाए इंटरव्यू देती बेनजीर का ये नया इमेज बहुत सौ के लिए पुरतशवीश और कई के लिए पुरतजस्सुस रहा। भुट्टो खानदान और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के बीच लव हेट के इस तारीखी रिलेशनशिप ने जब एक और मोड़ लिया तो अपनी ही पार्टी के सदर के हाथों फिर से इक़्तिदार से बाहर होती हुई बेनजीर दिखाई दी। और फिर कराची के मिड ईस्ट हॉस्पिटल के बाहर आधी रात को नंगे पांव जारों कतार रोती हुई बेनजीर को भी तो सभी ने देखा था, जो कभी तो एक बेबस वजीर आजम नजर आती थी तो कभी गम से निढाल बहन। मुर्तजा भुट्टो की हलाकत और खानदान की तकसीम के बाद बेनजीर बस दिफा करती नजर आईं। कभी सरे महल की अदम मौजूदगी, स्विस अकाउंट हैं या नहीं, आसिफ जरदारी बेकसूर कैसे हैं, और फिर जल्द ही बेनजीर भी बाहर वाली बेनजीर हो गईं। और इन सब सवालों के जवाब वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि लंदन के केंजिंगटन या दुबई के अल जुमीरा से देने लगी। फिर बहुत अरसे तक की आंख मचोली के बाद बेनजीर नवाज शरीफ के हमरा लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत करती नजर आईं और उसके बाद से वो बस मीडिया पर छा गईं। ये 9/11, 7/7 और वजीरिस्तान की जंग के बाद वाली बेनजीर हैं और अब चाहे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो या अमेरिका में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट, वो शिद्दत पसंदी का नोहा और जमहूरियत का गीत गाती नजर आती हैं। और अब एक बार फिर से यूं लगता है कि वो जमहूरियत की वो देवी बनने को तैयार हैं जिसकी पाकिस्तानी फौज को हर 10-12 बरस बाद जरूरत पड़ती है।